नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो रुक करते हैं खबरों का विस्तार के साथ। आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जन्मदिन है और इसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको शुभकामनाएं दी है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शुभकामनाएं दी है और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर एक फोटो भी इसके साथ साझा की जिसमें वो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उत्तराखंड के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ बैठे दिख रहे हैं और ट्वीट में उन्होंने जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं भगवान केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल जो पहले उत्तराखंड की भी राज्यपाल रह चुके हैं, उनको अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं और बधाई दी है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने उनको बधाई दी है, उनके जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई दी और साथ ही भगवान केदार से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को धर्मनगरी हरिद्वार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और केजरीवाल ने धर्मनगरी से आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुफ्त तीर्थ यात्रा का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद हरिद्वार में उनके स्वागत के लिए रोड शो भी निकाला गया। ये रोड शो पुराने रानीपुर मोड़ से शुरू हुआ और शंकर आश्रम तिराहे पर निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की खासी संख्या में भीड़ भी दिखाई दी। रोड शो में आम लोग भी शामिल हुए थे। केजरीवाल आज उत्तराखंड में एक दिवसीय दौरे पर रविवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां पर केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। उन्हें देखने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर भी पहुंच रहे थे। रोड शो में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भारी तादाद दिखी और हरिद्वार में प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं के पदाधिकारियों के जगह जगह पोस्टर भी लगे दिखाई दिए। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि इस रोड शो के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मुफ्त तीर्थ यात्रा का ऐलान भी कर दिया है। उत्तराखंड में अगर केजरीवाल सरकार जीतती है, अगर केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाती है, तो सभी यात्रियों को मुफ्त में यात्रा की उन्होंने प्रावधान रखा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो हिंदू हैं उनके लिए अयोध्या का, जो मुस्लिम भाई है उनके लिए केजरीवाल का ये ऐलान है कि जो मुस्लिम भाई है उनके लिए अजमेर शरीफ और इसी के साथ जो सिख हैं उनके लिए करतारपुर कॉरिडोर जो है वहां की मुफ्त यात्रा का ऐलान किया गया है। तो जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराई थी, ऐसे ही हमारी कोशिश है कि हमारे दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो हैं उनको हम तीर्थ यात्रा कराएं। तो वहां से अयोध्या जी से लौटने के बाद हमने अयोध्या को भी उन तीर्थ यात्रा की लिस्ट में ऐड किया और मुझे आज कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली के लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए 3 दिसंबर को दिल्ली से पहली ट्रेन चलेगी। वो पूरी ट्रेन अयोध्या दिल्ली के लोगों को आ जाएगा, जो दिल्ली के लोगों को अयोध्या जी तीर्थ यात्रा दर्शन कराने के लिए ले जाएगा। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का, जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। उनको वहाँ पे फ्री में दर्शन करा के आएंगे। हमारी पहली पार्टी है जो कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती है। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे,
अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। सारा धीरे धीरे करके चुनाव के पहले आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे। ये करने का हमारा मकसद है, जैसे मान लीजिए जो पार्टियां होती हैं, एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, पार्टियों के पहले एक लोग अपने एसी कमरे में बैठ जाते हैं, एक 70-80 पॉइंट का मैनिफेस्टो बना देते हैं, वो जारी कर देते हैं। ना तो जनता को पता है मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, और जब पार्टियों से पूछा जाए चुनाव के बाद कि जी आपने तो कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, तो कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो मैनिफेस्टो उनके लिए चुनावी जुमला है। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट लेके आता हूं ताकि वो पॉइंट आप लोगों को सिंक कर जाए, आप याद रखें, और चुनाव के बाद अगर मैं पूरा ना करूं तो आप मेरी गर्दन पकड़ सके कि केजरीवाल जी आप कह के गए थे, हमको याद है अभी तक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 21 साल बाद संपत्ति बंटवारे पर दोनों राज्यों के बीच समझौता हो गया है। और इसी बीच अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पुष्कर सिंह धामी पर बड़ा आरोप लगाया है। रावत ने कहा कि संपत्ति बंटवारे और देनदारी के वक्त उत्तराखंड के सीएम ने यूपी के सीएम के सामने सरेंडर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत ने कहा कि राज्य के इंटरेस्ट के सामने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। वो यूपी के सीएम के पार्टी के कद को देखते हुए लोगों के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने आगे कहा कि जमीन और पानी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने यूपी को कई और अधिकार भी दे दिए हैं। हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस इस समझौते का विरोध करती है और इसे सदन में उठाएगी। पार्टी राज्यपाल से भी मिलेगी और उनसे बातचीत करेगी। रावत ने आगे कहा कि कांग्रेस कानूनी रास्ता भी तलाश रही है जिससे इसको चुनौती दी जा सके। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 21 साल बाद संपत्ति बंटवारे पर जो समझौता हुआ, परिसंपत्ति का जो लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था, उसको लेकर जो समझौता हुआ, उस पर अब कांग्रेस तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उस पर तंज कसा और सीधे तौर पर कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरेंडर कर दिया है उत्तर प्रदेश के सीएम के आगे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होने लगी है। आज लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडेय ने दावेदारी पेश करते हुए वर्तमान में पार्टी में अपने और सबको सबसे सशक्त उम्मीदवार उसने बताया है। प्रेस वार्ता में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडेय ने कहा कि वो लंबे समय से आम आदमी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए विधायक पद प्रत्याशी के रूप में अपनी प्रबल दावेदारी वो प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, हमारी 70 के 70 विधानसभा में बिल्कुल पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में उतरेंगे। और जहाँ तक टिकट की बात है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके अनुसार काम करूँगा। पार्टी यदि मेरे पर विश्वास करेगी तो मैं यहाँ पर एक सीट पार्टी की झोली में डालने के लिए। लाल का विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ राजस्व ग्रामों का या पंचायतों चुनावों का है, और यहाँ पर भू कानून भी होना बहुत जरूरी है, और आपके जो ये बाईपास मार्ग बन रहे हैं इनका भी होना बहुत अति आवश्यक है, ये भी एक मुद्दा है। और बेरोजगारी भी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, और वहाँ पर बिंदु खत्ता में जो है ये पेपर मिल का पानी जाता है, उससे लोग प्रदूषण से बीमार भी पड़ते हैं और खेती भी नष्ट हो रही है, उसके भी काम करना बहुत आवश्यक है। तो आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको देखते हुए अब तमाम नेता कार्यकर्ता अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। आपको बता दें कि लगातार
सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है और इसी को लेकर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और साफ तौर पर सीएम केजरीवाल को कहा कि अगर वो उन पर विश्वास जताते हैं तो एक सीट उनकी झोली में डालने का काम वो खुद करेंगे। केंद्र सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा और उनके परिजनों को उचित मुआवजा देने के लिए मांग उठा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में देहरादून में कैंडल मार्च निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कैंडल मार्च के समापन के दौरान इस मौके पर पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और साफ उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून तो वापस ले लिए हैं, लेकिन आंदोलनरत जितने भी किसानों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद किसानों को ये सफलता मिली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि वो अब कृषि कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अभी भी इसको लेकर शांत नहीं बैठ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मृतक किसानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो भी आंदोलनरत किसान जो मृतक हुए हैं, जो उनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उनका परिवार जो है वो आगे अपना लालन पालन कर सके। मर्जी के खिलाफ ये 3 काले कानून बनाए और आज जब उनको ये आभास हो गया कि उनकी जमीन हिल चुकी है, राजनीतिक रूप से उनकी जमीन हिल चुकी है, तब मजबूरी में उन्होंने ये काले कानून वापस लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद केंद्र की सरकार ने इस बात पर अफसोस नहीं जताया कि हमारे किसान भाइयों के इस आंदोलन, इस 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हजारों, हमारे करीब 700-800 भाइयों ने अपनी जानें खोई। हमारी मांग है कि केंद्र की सरकार उस पर अफसोस व्यक्त करे, उन किसान भाइयों को शहीद का दर्जा दे, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दे और किसानों को बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है, पूरे देश में बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है उस। तो उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ये बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितना भी नुकसान किसानों को हुआ, देश को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई बीजेपी अपनी ओर से करे और इसी के साथ जल्द से जल्द मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दे और साथ ही साथ शहीद के दर्जे के साथ उनके परिवारों को उचित मुआवजा भी दे। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈਏ, सूबे दी खुशहाली ਲਈ रल के हिस्सा पाइए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल एडी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी अब पूरे तरीके से कमर कसे हुए है, जिसके तहत आज जसपुर एसडीएम सीमा विश्वकर्मा द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंडी समिति कार्यालय में समस्त ग्राम प्रधानों और बीएलओ सुपरवाइजरों की एक अहम बैठक ली गई, जिसमें फॉर्म 6-7 पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं को जोड़ने और कोविड-19 में मृतक मतदाताओं का सूची से नाम हटाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। बैठक में एसडीएम ने समस्त ग्राम प्रधानों के बीएलओ सुपरवाइजर से अपील करते हुए कहा कि 30 दिसंबर तक समस्त मतदाताओं को जोड़ने की अपील की और कहा कि जो बीएलओ शीघ्र अच्छे से अपना काम पूरा कर लेगा, उस बीएलओ को 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर सम्मानित भी किया जाएगा। क्योंकि जसपुर की जो स्थिति देखें तो यहाँ पर फॉर्म 6, 7, 8 की जो संख्या है वो थोड़ी अपेक्षाकृत कम है, तो इसी कारण से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी और हमारे जो ग्राम प्रधान हैं और सुपरवाइज़र की मीटिंग ली गई और उनसे अपील की गई कि आप यदि फील्ड में निकलें और तो जहाँ पर आपको ऐसे कोई व्यक्ति दिख रहे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो उनका नाम आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाएँ। और अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा सहयोग करें और बीएलओ और सुपरवाइज़र को भी निर्देश दिए गए हैं कि आपको तत्काल उसमें जो संख्या है उसको बढ़ाएं और टारगेट भी दिया गया है। साथ ही आप लोगों से भी अपील की जाती है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 18 वर्ष से ऊपर है और नाम छूटा हुआ है, तो नज़दीकी बीएलओ से आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं या आप तहसील में भी आकर भी नाम जुड़वा सकते हैं। क्योंकि अब इलेक्शन मोड में हम लोग आ चुके हैं, तो तैयारियाँ हम लोग विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां अपना दमखम लगाकर अपने कार्यकर्ताओं और जनता को लुभाने में लगी हुई है। और इसी दौर में काशीपुर पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रभारी परविंदर कौर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनावों में सक्रिय होने को कहा। वहीं मौके पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, जिस कारण काशीपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत नहीं हो पाती है। और इसी विषय पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि हम मजबूती बना रहे हैं और उत्तराखंड में परिवर्तन आ रहा है। इस बार हम सरकार जरूर बनाएंगे और जनता परिवर्तन चाहती है। कार्यकर्ता और पूरी जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। जो इन्होंने पिछली बार गलतियां की थी, जो भाजपा सरकार का विधायक जीत के आया था और पिछले 20 सालों से देखा है उन्होंने कि उनके काशीपुर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं यहाँ हुई, उसको ये झेल रही है, कठिनाइयाँ मुश्किलें झेल रही है जनता। अब ये चीज़ महसूस कर रही हैं और ये बदलाव लाना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इनमें जो गुस्सा है ये अब यहाँ से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी ही फेंकेगी। आने वाले विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत भागीदारी रहेगी? ये हाईकमान बीजेपी के नारे युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश, इसे युवाओं में एक बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। और अब 2022 के चुनावों को लेकर प्रदेश युवा मोर्चा ने भी प्रदेश में युवाओं को टिकट देने की मांग उठाई है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लचवाल ने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी युवाओं को पूर्ण तवज्जो दे रही है और इसी को लेकर उन्होंने प्रदेश में 12 टिकटों की मांग भी की है। उनको विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी मांगों को जरूर पूरा करेगा। पूरे प्रदेश के अंदर में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो एक युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा मोर्चा की जो जिम्मेदारी है, 2022 के चुनाव में युवा मोर्चा पूरे तरीके से तैयारी में है। हमारे अभी जिलों की कार्यसमितियाँ संपन्न हुई हैं, 9 मतदाता के हम अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम भी करेंगे। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम अपने शीर्ष नेतृत्व से लगभग 1 दर्जन युवाओं को टिकट देने की मांग अपने शीर्ष नेतृत्व से करेंगे। पार्टी के फोरम पर, पैटर्न पर जितने भी युवा फिट बैठेंगे, मेरे को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर विशेष। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और नैनीताल में उद्यान विभाग छोटे और मझोले काश्तकारों के लिए जापानी तकनीक से फल सब्जी और मसाले की खेती करने और उसमें किसान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से फोकस करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और अब 1 हेक्टेयर में 2500 से 3000 तक पौधे लगाए जाएंगे, जिससे अधिक उपज होगी। जापान की तर्ज पर मचान बनाकर खेती की जाएगी, जिससे यहां के किसानों को कम भूमि पर अधिक उपज प्राप्त हो सके। ये हॉर्टिकल्चर के मतलब कि एक तरह से हॉर्टिकल्चर को और मजबूत करने के लिए या हॉर्टिकल्चर को और विकसित करने के लिए प्रदेश में ये संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में जो आज का विषय है वो ये है कि ये जो अभी आपको हमारे एडवाइजर हैं ये जायका के, तो इनका विषय है स्मॉल होल्डर, मतलब इसको अगर हम कहें एक तरह से तो शेप है SHEP, स्मॉल होल्डर हॉर्टिकल्चर एम्पावरमेंट प्लान। तो इसमें ये है कि छोटे किसानों को हम किस तरह से जो है कि मजबूत करें ताकि उनकी जो है। Sir, you are from Japan. Yes. What do you feel about agriculture in India? Okay, actually this is the first time to visit India, and this is the third place to visit, and first one is Rajasthan, and next is Odisha, and third. सितारगंज में कांग्रेस पार्टी ने सितारगंज विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और वहीं 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष समेत सितारगंज विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण पाल और प्रदेश सचिव नवतेज पाल समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी भी दी गई। बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि जो प्रदेश स्तर का हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था वो हरिद्वार में आयोजित हुआ था 11 और 12 अक्टूबर को। उसके बाद ये 27 अक्टूबर से विधानसभा वाइज चल रहा है। ये पूरे उत्तराखंड को 5 लोकसभाओं में बांटा गया है और एक दिन में 5 विधानसभाओं में 1 लोकसभा में कार्यक्रम चल रहे हैं। हम कल से हमारे पूरे जिले में डेली एक विधानसभा में ये बूथों का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसमें हर बूथ से हम 2 से 3 लोगों को बुला रहे हैं, उनको एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कांग्रेस का इतिहास रहा है 60 साल का, कांग्रेस ने 60 साल में क्या क्या किया है इस देश के लिए, वो सारी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस हिसाब से लोगों को गुमराह कर रही हैं, अच्छे दिन के वादे किए थे और आज कहाँ से कहाँ आज लोग पहुँच गए। जो हकीकत क्या है 60 साल की, कि आज जो हम चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें, चाहे कंप्यूटर युग की बात करें, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए की हैं। तो ये प्रशिक्षण वो चल रहा है कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया है, ये हमारे पार्टी के जितने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं समझ के जाएंगे और इसकी चर्चा जो है। नैनीताल के लालकुआं निकटवर्ती हल्दचोड़ चौकी क्षेत्र के जयपुर बीसा ग्राम पंचायत में बेची जा रही कच्ची शराब के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट गया और वहीं गांव की आक्रोशित महिलाओं ने हल्दचोड़ पुलिस चौकी का घेराव किया। चौकी के घेराव की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद कोतवाल ने महिलाओं को 3 दिन के भीतर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शराब बंद करवानी है। मैं ग्राम सभा जयपुर बीसा से ममता कपड़वा क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। हमारी एक ही मामले, हमने शराब बंद करवानी है। ये हमारी ही ग्राम सभा की नहीं है, हर जगह की यही बात है। कच्ची शराब, कच्ची दारू, इससे बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बच्चे अपने पास हैं, रखे हैं और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं इधर उधर। और ये हम चाहते हैं कि ये शराब बंद हो और हमारी नहीं हर औरत की, हर ग्राम सभा की यही वो है कि शराब बंद हो जाए। क्यों हो रहा है? किसकी मिलीभगत मानते हैं? कभी नोटिस करा आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है? अब किसकी मिलीभगत है, ये तो वही है, आसपास के ही लोग हैं, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है। ये सब वहीं के लोग हैं। बस हम ये चाहते हैं कि बंद हो जाए। पुलिस से मांग करना है क्या? पुलिस से मांग ये है कि हमारी मांगों को सुनो और ये शराब बंद करवाए। आज जयपुर बीसा से कुछ जनप्रतिनिधि और महिलाएं आए थे। उनका आरोप है कि इलाके में कुछ कच्ची शराब बिक रही है। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कच्ची शराब बेचने का काम करते हैं। तो उसी विषय पे इन लोगों से वार्ता की गई। वार्ता के बाद इनको आश्वासन दिया गया और मेरा कहना है कि लगातार कच्ची शराब पे कार्रवाई की जा रही है। इनकी सूचना मिलती है तो भी कार्रवाई करते हैं और उसके अलावा हम लोग अपने स्तर से भी लगातार कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा किस प्रकार के अभियान को चलाए जाने की योजना बनाई है?
हाँ, कच्ची शराब और ये जो विशेषकर नशा है, इसको लेकर पूरे बिंदुखत्ता, लालकुआं और ये हल्दोचोट क्षेत्र में हमारे द्वारा टीमें बनाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई करते हैं और उसके अलावा भी गोपनीय रूप से सूचना इकट्ठा करने के बाद। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।